हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो लास्ट डे हमने एक कहानी पढ़ी थी, मैंने आपको एक कहानी बताई थी शेर और चूहे की। तो आज मैं आपको एक नई कहानी बताने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है अंधेर नगरी चौपट राजा। ये भारतेंदु हरीशचंद्र जो हिंदी साहित्य के महान कवि हैं उनके द्वारा रचित एक नाटक भी है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। तो क्या होता है कि एक नगरी होती है बहुत सुंदर, जैसे इस कहानी का शीर्षक है अंधेर नगरी चौपट राजा। जो ये नगरी होती है ये बड़ी ही सुंदर होती है। तो एक दिन क्या होता है कि इस नगरी में एक साधु महाराज और दो उनके शिष्य ये विचरण करते करते आते हैं। जैसे साधु लोग जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, उसी तरह से ये लोग भी यहाँ पहुँचते हैं। हाँ, एक कन्फ्यूज़न है इसमें कि किसी किताब में इनको साधु महाराज और उनके दो शिष्य बताया गया है और किसी बुक में इनको एक गुरु और उनके चेला बताया गया है। तो जैसे ये लोग साधु के वेश में दिख रहे हैं, हम लोग भी इनको साधु मान लेते हैं, ठीक है। तो एक साधु और दो उनके शिष्य उस नगरी में घूमते हुए आते हैं। फिर जब ये इस नगरी को देखते हैं, ये नगरी इतनी सुंदर होती है कि ये उसे देखकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ये गुरु जी देखो बोलते हैं कि इतनी सुंदर नगरी मैंने पहले कभी नहीं देखी, कि ये नगरी बहुत ही सुंदर है। फिर ये नगरी को आराम से देख रहे हैं। फिर ये दो उनके शिष्य होते हैं, जो ये पतला वाला है इसका नाम होता है प्रेमपाल, और जो ये दूसरा है ये मोटू सा, इसका नाम होता है वीरपाल। तो ये लोग बोलते हैं कि नगरी तो बहुत बड़ी सुंदर है, अब हमें अगर इस नगरी में भिक्षा भी सुंदर मिल जाए तो हमारा तो काम बन जाएगा। फिर क्या होता है कि ये लोग ये गुरुजी इनको समझाते हैं कि भिक्षा मांगने के लिए कि भाई अलग अलग दिशा में इनको भेज देते हैं भिक्षा के लिए। ये देखिए वीरपाल, मैंने बताया ना इस मोटू का नाम वीरपाल है, तो इसको अलग दिशा में जाने के लिए कहते हैं, और एक मतलब इस प्रेमपाल को पूर्व दिशा में भेजते हैं और वीरपाल को दक्षिण दिशा में भेज देते हैं। वीरपाल को दक्षिण दिशा में भेज लेते हैं ये भिक्षा मांगने के लिए, और इनसे कहते हैं कि जो भी भिक्षा में मिलेगा उसे तुम ले आना, और अगर हमें कुछ भिक्षा मिलेगी तो हम भगवान को भी उसका चढ़ावा लगाएंगे, इस तरह से। और ये शाम को मिलने का डिसाइड करते हैं। गुरुजी ने कहते हैं कि शाम को जब सूरज ढलेगा उस समय हम लोग जहाँ पर ये अभी हैं कि उस समय हम लोग फिर इसी जगह पर मिलेंगे। तो ये सुनकर ये सारे ये दोनों भिक्षा मांगने के लिए इधर उधर जैसे इनको बताया है वैसे चल पड़ते हैं। तो देखिए वीरपाल है इसका नाम। तो वीरपाल जब इस नगरी में भिक्षा मांगने जाता है तो ये पहले सोचता है कि मैं इस नगरी में पहले किसी ये जो सामान है हमारे डेली यूज़ की, इनका भाव पूछ लेता हूँ। कि ये सोचता है कि अगर कुछ सस्ता मिल जाएगा तो मैं साथ ले जाऊँगा, जो हमारे गुरुजी हैं वो बड़े खुश हो जाएंगे। तो जब ये इनसे आटे का मूल्य पूछता है तो ये बोलते हैं टका सेर। अब इस टका सेर का एग्जैक्ट मूल्य मुझे आज की डेट में नहीं पता है एक्चुअली कि ये टका सेर क्या होता है। ये उस ज़माने की करेंसी है शायद जिस टाइम की ये कहानी है। तो आज के समय में आप टका सेर ये मान लीजिए, आपको उदाहरण के लिए, एग्जैक्ट नहीं है पर उदाहरण के लिए आप ये मान लीजिए कि 1 रुपया है। मान लीजिए ये टका सेर 1 रुपया है। तो ये आटे का मूल्य पूछता है, ये दुकानदार बताता है कि टका सेर। फिर ये दाल का मूल्य पूछता है ये शिष्य, फिर ये दुकानदार फिर से बताते हैं कि टका सेर। तो ये सोचकर बड़ा हैरान, इस तरह से इसने और भी चीज़ों के मूल्य पूछे ना, तो ये सब चीज़ों के मूल्य टका सेर ही बताता है। तो ये शिष्य बड़ा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये कैसी नगरी में आ गया हूँ मैं जहाँ पर सारी चीज़ों का मूल्य टका सेर है। इसको पहले विश्वास नहीं होता, इसलिए ये अपनी इस शक को कन्फर्म करने के लिए किसी दूसरी दुकान पर जाता है। देखिए चल रहा है। फिर जब ये दूसरी दुकान में पहुँचता है तो वहाँ पर ये इस औरत से पूछते हैं कि बेटी टमाटर कैसे दिए। तो ये बोलती है कि बाबा टका सेर। फिर ये किसी और चीज़ का मूल्य पूछते हैं तो ये फिर से बोलती है कि टका सेर। फिर इसको विश्वास होता है कि शायद सच में ही टका सेर मूल्य होगा। फिर ये खाने पीने का बड़ा शौकीन था। फिर इसे एक हलवाई की दुकान दिखती है, फिर ये हलवाई की दुकान पर जाता है। तो ये हलवाई वाले से पूछता है कि भाई मिठाई क्या भाव बेच रहे हो। तो हलवाई कहता है कौन हो, किस देश से आए हो, टके सेर की नगरी में क्या सोचकर आए हो। ये सोचता है, शिष्य सोचता है अरे वाह कविता, तो हम भी कौन सा कम है। तो ये बोलता है हम कहाँ से आएंगे भाई, अपना ना कोई घर ना ठिकाना, जहाँ शरण मिली वहीं रात कटे, यही हम साधुओं का ठिकाना।
अब ज़रा अपनी स्वादिष्ट मिठाई का भाव तो बताना। फिर हलवाई कहता है, टके सेर बाबा टके सेर, जो चाहे ले जाओ, मूल्य रहेगा टके सेर। तो ये सोचकर ये बड़ा खुश हो जाता है, शिष्य बड़ा खुश हो जाता है। तो ये पूछता है कि इस नगरी का नाम क्या है जहाँ पर इतनी सस्ती हर चीज़ें मिल रही है, टका से, जैसे मैंने आपको बताया, मान लीजिए कि 1 रुपया, कि ये कौन सी नगरी है जहाँ पर सारी चीज़ें इतनी सस्ती मिल रही हैं। तो हलवाई वाला कहता है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। तो फिर ये हलवाई वाला इससे कहता है कि मैं आपको महाराज भाई कितनी मिठाई मैं आपको दूं। तो ये कहता है, शिष्य कहता है कि मुझे 5 टका, हाँ 5 टका मुझे भिक्षा में मिला है, उन सब की तुम मिठाई कर दो। तो इस तरह से ये हलवाई वाला जैसे ये बोलता है कि 5 टके की मिठाई दे दो, तो ये सारी पोटली भरकर देता है वीरपाल को। ये शिष्य का नाम वीरपाल है, तो वीरपाल को देता है ये मिठाई। और ये जैसे हम इन्होंने डिसाइड किया था ये लोग शाम को मिलेंगे, तो जब ये शाम को मिलते हैं तो गुरुजी कहते हैं वीरपाल से कि तुम्हारी पोटली तो बड़ी भारी लग रही है, क्या भर कर लाए हो। फिर ये बात करने लगते हैं। ये बोलता है वीरपाल, वीरपाल यानी कि ये मोटू, ये बोलता है कि भाई मुझे 5 टका भिक्षा में मिला था और मैं उन सब से ये पोटली भर कर लाया हूँ। ये गुरुजी हैरान होते हैं कि 5 टके में इतनी सारी चीज़ें तो मिलना मुश्किल है। तो फिर ये सारी बात वीरपाल से पूछते हैं। तो वीरपाल बोलता है, ये पूछते हैं ना गुरुजी कि क्या है इस नगरी का नाम जहाँ पर ये सारी चीज़ें तुम्हें इतने कम भाव में मिल गई। तो वीरपाल बोलता है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। जब ये गुरुजी ये बात सुनते हैं तो ये बोलते हैं ये बात सुनकर कि तब तो हमारे लिए इस नगरी में रहना बड़ा हानिकारक है, हमें इस नगरी में बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। तो ये सोचकर ये बड़ा हैरान हो जाता है कि इतनी सस्ती हमें यहाँ पर चीज़ें मिल रही है, सोचता है हमारा जीवन यहाँ आसानी से कट जाएगा। तो गुरुजी बोल रहे हैं कि हमें इस नगरी में नहीं रहना चाहिए। तो आपस में इनमें बहुत सारी बहस होती है, मतलब करते हैं ये बातचीत। तो ये डिसाइड करता है वीरपाल कि मुझे इसी नगरी में रहना है। तो जो इनका वीरपाल का दूसरा साथी शिष्य है प्रेमपाल, वो भी इसे समझाने की कोशिश करता है कि गुरुजी की बात हमें नहीं टालनी चाहिए, हमें गुरुजी के साथ चले जाना चाहिए। तो ये डिसाइड कर लेता है कि अगर आप लोगों को जाना है तो आप जाइए, लेकिन मुझे इसी नगरी में रहना है। तो फिर क्या होता है कि गुरुजी और वो प्रेमपाल वो चल पड़ते हैं दूसरी जगह के लिए, और ये इधर ही रहता है वीरपाल। तो फिर ये क्या करता है, जो इसने भिक्षा से मिले पैसों से जो ये मिठाई खरीदी थी उस सबको खाने बैठ जाता है बड़े आराम से। ये इस मिठाई को खा ही रहा होता है। तो फिर क्या होता है उतने में कि जो उस नगरी के राजा हैं, अंधेरी नगरी के राजा हैं, उनके सामने एक आदमी आता है, रोते रोते आता है। तो राजा बोलता है कि भैया आप रोइए मत, अपनी बात मेरे सामने रखिए कि क्या बात है। तो ये बोलता है कि बनिए की दीवार गिर गई है जिसकी वजह से मेरी बकरी उस दीवार के नीचे दबकर मर गई है। तो राजा बोलता है कि बनिए को बुलाया जाए भाई। फिर राजा के सामने बनिए को पेश किया जाता है कि तुमने इतनी कच्ची दीवार, भाई तुम्हारी दीवार की वजह से ये गिर गई, तुमने ये कैसी दीवार बनाई। तो बनिया बोलता है कि महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, दीवार तो कारीगर ने बनाई है, ये गलती तो कारीगर की है जिसने ये दीवार बनाई है। फिर राजा सोचता है कि हाँ, जैसे हमने पढ़ा ना कि ये अंधेरी नगरी का राजा, तो इसका माइंड भी थोड़ा अंधेरा था। तो ये बोलता है कि हाँ भाई ठीक है, अब कारीगर ने दीवार बनाई है तो कारीगर की गलती होगी, तो कारीगर को बुलाया जाए। फिर कारीगर को बुलाया जाता है। ठीक है, कारीगर बोलता है, जब कारीगर से पूछा जाता है कि तुमने इतनी कच्ची दीवार क्यों बनाई जिसकी वजह से वो गिर गई और उसके नीचे एक बकरी दबकर मर गई। तो कारीगर बोलता है कि चूने वाले ने भाई चूना खराब दे दिया जिसकी वजह से शायद ये दीवार कच्ची बन गई होगी। फिर राजा कहता है कि हाँ ये इसकी बात भी सही है, अब चूने वाले को बुलाया जाए। फिर राजा के सामने चूने वाले को पकड़कर पेश किया जाता है। तो चूने वाला बोलता है कि जो भिश्ती है उसने चूने में पानी ज़्यादा मिला दिया जिसकी वजह से कि चूना पतला हो गया, और उसकी वजह से ही ये सारा कारनामा जो हुआ है उसकी वजह से हुआ है।
फिर राजा बोलता है कि अब भिष्टी को बुलाया जाए। फिर राजा के सामने भिष्टी को बुलाया जाता है। तो भिष्टी बोलता है कि जब भिष्टी से पूछा जाता है कि तुमने इसमें पानी ज़्यादा क्यों मिलाया, तो भिष्टी बोलता है कि भाई कसाई ने मुझे मशक ही इतनी बड़ी दे दी जिसमें कि पानी ज़्यादा आ गया और उसकी वजह से मैंने वो सारा चूने में मिला दिया और उसकी वजह से ये सब हुआ होगा। फिर राजा बोलता है कि भाई अब कसाई को बुलाया जाए। जैसे उसने बोला कि कसाई ने मशक दे दी, तो भी राजा बोलता है कि अब कसाई को बुलाया जाए। फिर राजा के सामने कसाई को बुलाया जाता है कि भाई कसाई को बोलते हैं कि तुमने इतनी बड़ी मशक क्यों दे दी कि उसमें ज़्यादा पानी आ गया और उसका कारनामा ये हुआ कि उसकी वजह से ही दीवार गिर गई है। तो कसाई कहता है कि जो गडरिया है उसने मुझे भेड़ ही इतनी बड़ी बेच दी कि जिसकी मशक बड़ी निकली। तो फिर राजा क्या करता है, राजा बोलता है कि अब गडरिया को बुलाया जाए कि उसने इतनी बड़ी भेड़ आखिर बेची क्यों। फिर राजा के सामने पेश किया जाता है गडरिये को। गडरिया बोलता है कि महाराज मुझे माफ़ कीजिए, मेरा कोई भी कसूर नहीं है। तो ये बोलता है कि जब मैंने ये भेड़ बेची उस टाइम कोतवाल साहब की यात्रा निकली हुई थी। कोतवाल साहब यात्रा पे निकले हुए थे शहर की, तो उनकी वजह से मैंने भेड़ पे ध्यान नहीं दिया कि भेड़ बड़ी है या छोटी है। फिर राजा बोलता है कि भाई अब कोतवाल साहब को बुलाया जाए। फिर राजा के सामने ये देखिए कोतवाल साहब को पेश किया जाता है। कोतवाल साहब को बोला जाता है कि आपने सवारी भैया आप जो यात्रा पे हैं वो क्यों निकले। कोतवाल साहब बोलता है कि राजा साहब मेरा तो काम ही यही है भाई शहर की देख रेख करना, तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो फिर जो ये मंत्री होता है, राजा का मंत्री होता है, इसको पता है कि ये राजा हमारे थोड़े गड़बड़ से हैं, तो ये एकदम से सोच लेता है कि कहीं इस बात का बुरा असर हम लोगों पर ना हो जाए। तो ये एकदम से बोल लेता है कोतवाल साहब को कि आपको भाई इतनी बड़ी यात्रा निकालने की क्या ज़रूरत थी। तो ये राजा कहते हैं कि भाई हाँ सही कह रहे हैं कि भाई हमारे जो मंत्री हैं ये सही कह रहे हैं। और कोतवाल को बोलते हैं कि आपको इतनी बड़ी यात्रा निकालने की क्या ज़रूरत थी। मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहता कि भाई कोतवाल साहब को अब फांसी पर चढ़ाया जाए। राजा आदेश देता है अपने सैनिकों को कि कोतवाल साहब को फांसी पर चढ़ाया जाए। तो फिर क्या होता है कि फिर तैयारी हो जाती है, सारी तैयारी कोतवाल साहब को फांसी पर चढ़ाने की। जब इनको फांसी पर चढ़ाया जाता है तो क्या होता है, ये कोतवाल साहब बड़े पतले से हैं, तो जो वो फांसी का फंदा है वो थोड़ा मोटा था, इसलिए इनकी गर्दन उसमें थोड़ी बारीक आ रही थी, उसमें फिट नहीं बैठ रही थी। तो जब ये सैनिक ये बात राजा साहब को बताते हैं कि उनकी गर्दन इसमें फिट नहीं बैठ रही है, तो राजा कहते हैं कि किसी भी मोटे आदमी को पकड़ कर लाओ जिसकी गर्दन इस फांसी के फंदे में ठीक आए। तो फिर राजा के सैनिकों की नज़र पड़ती है गुरुजी के शिष्य वीरपाल पर, जो कि उस टाइम यही सोच रहा होता है कि गुरुजी ने भाई इस नगरी से जा कर के बड़ी मूर्खता की, मैं तो यहाँ अपना जीवन बड़े आराम से बिताऊंगा। और ये भी सोचता है कि माना ये नगरी कुछ कारणों से ख़राब है, लेकिन मेरा क्या है, मैं तो साधु हूँ, मुझे तो खाना चाहिए और आराम करना, मुझे क्या लेना देना इन सब चीज़ों से। उतने में क्या होता है कि राजा के सैनिक इसके पास आ जाते हैं और वे ये अपने तीर जो इसके सामने कर लेते हैं, ये हैंड्स अप कर लेता है कि क्या बात है। फिर जब जब ये इनसे सारी बात पूछता है कि भाई मुझे क्यों पकड़ रहे हो, तो राजा के सैनिक सारी बात बताते हैं वीरपाल को कि ये सब हुआ था, भाई बकरी मर गई, वो सारी व्यथा जो भी हुई थी वो सब बताते हैं वीरपाल को कि जो कोतवाल साहब है जिन्हें फांसी का आदेश हुआ था वो थोड़े पतले हैं, उनकी गर्दन फिट नहीं बैठ रही है, इसलिए राजा का आदेश है कि किसी मोटे आदमी को पकड़ कर लाया जाए। तो नगरी में एक तुम ही मोटे आदमी हो जिसकी गर्दन उस फांसी के फंदे में ठीक फिट बैठेगी। तो इस तरह से सैनिक इसको ले जाते हैं और राजा के सामने पेश कर देते हैं। ये देखिए पकड़ कर ले जा रहे हैं और राजा के सामने पेश किया जा रहा है। तो पहले तो ये सारी बात पूछता है राजा से कि मुझे फांसी पर क्यों चढ़ाया जा रहा है। तो जब सारी बातचीत इनकी हो जाती है, फिर ये शिष्य एक बार अपनी अंतिम इच्छा जाहिर करता है कि मुझे अपने गुरुजी से मिलना है। भाई
एन वक्त है मेरा, अब मुझे अपने गुरुजी से मिलना है, इसलिए इसका अंतिम इच्छा है इसकी। तो फिर राजा मान लेते हैं और इसे अपने गुरुजी से मिलने के लिए कहते हैं। तो गुरुजी आ जाते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं मुझे अपने शिष्य को भाई इसके अंत समय में कुछ उपदेश देना है। राजा के सैनिकों को बोलते हैं कि आप यहाँ से हट जाइए। तो राजा के सैनिक यहाँ से चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि जब ये इनको आदेश देते हैं, देखिए इसके कान में उपदेश दे रहे हैं, तो ये बोलते हैं, इनको कुछ बात होती है इनकी आपस में। तो जब इनकी बात खत्म हो जाती है, फिर क्या होता है, ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। गुरुजी बोलता है कि फांसी पर मैं चढ़ूंगा, और जो इनका शिष्य है ये बोलता है कि फांसी पर मैं चढ़ूंगा। इन दोनों में आपस में बहस होने लगती है फांसी पर चढ़ने को लेकर। तो जब राजा के सैनिक ये सब सुनते हैं, तो ये इस बात की सूचना अपने राजा को देते हैं। ये सारी बात बताते हैं कि उनके गुरुजी उनसे मिलने आए हैं वीरपाल के, और जब से वो आए हैं वो दोनों आपस में बहस कर रहे हैं कि फांसी पर मैं चढ़ूंगा, फांसी पर मैं चढ़ूंगा। तो राजा साहब बोलते हैं कि मुझे उन गुरुजी के पास ले चलिए, आखिर मैं भी तो जानूं कि ये सब क्या हो रहा है। फिर देखिए जब राजा साहब गुरुजी से पूछते हैं कि आप लोग ये बहस क्यों कर रहे हो, आपको फांसी पर क्यों चढ़ना है। तो गुरुजी बोलते हैं कि इस समय एक ऐसा शुभ मुहूर्त है कि इस समय जो भी फांसी पर चढ़ेगा उसे सीधे ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो फिर ये बोलता है राजा का मंत्री, ये सुनकर ये बड़ा ये हो जाता है, खुश हो जाता है कि जो अभी फांसी पर चढ़ेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ये बोलता है कि फांसी पर मैं चढ़ूंगा, मंत्री बोलता है। फिर ये बोलता है वीरपाल की फांसी की सजा तो मुझे हुई है, फांसी पर मैं चढ़ूंगा। और जो कोतवाल साहब है ये बोलते हैं कि फांसी भाई भेड़ की जो जान, बकरी की जो जान गई है वो मेरी वजह से गई है, इसलिए फांसी पर चढ़ने का सही हकदार मैं हूँ। इस तरह से इन सब में बहस होने लगती है फांसी पर चढ़ने को लेकर। तो राजा बोलते हैं कि राजा के होते हुए तुम लोग स्वर्ग को कैसे जा सकते हो, फांसी पर मैं चढ़ूंगा कि भाई फांसी पर मुझे चढ़ाया जाए। तो फिर क्या होता है कि राजा को फांसी पर चढ़ाया जाता है। इस तरह से अंधेरी नगरी चौपट राजा की कहानी ख़त्म होती है। तो कहानी कैसी लगी? कहानी थोड़ी फनी सी है, सुनने में अच्छी है, लेकिन हमें शिक्षा भी अच्छी देती है। पहली शिक्षा तो हमें ये देती है चाहे शिष्य कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन गुरु के लिए हमेशा शिष्य ही रहता है। इसलिए हमें अपने गुरुओं की बात नहीं टालनी चाहिए। देखिए जैसे वीरपाल को अपने गुरुजी की बात टालने का कितना बड़ा सबक मिलना चाहिए, फिर भी एंड वक्त में उसके गुरुजी ने ही उसकी सहायता की, जिसकी वजह से कि उसकी जान बच गई। और सभी उसके बाद पता क्या हुआ, जो भी इस नगरी के लोग हैं उन सभी लोगों ने ये गुरुजी का धन्यवाद किया कि भैया आपने हमें राजा के चंगुल से बचाया और इस अंधेरी नगरी को अब भैया आपने मुक्त किया राजा के शासन से, जो कि हम सब के लिए सही नहीं था। तो इसलिए कहते हैं कि हमें एक तो अपने गुरुजी की बात हमेशा माननी चाहिए, क्योंकि जब राजा ही मूर्ख हो तो प्रजा तो ऑब्वियसली उसका उनका सुनना ही पड़ेगा। तो सही होते हुए भी, सही सोच रखते हुए भी उन लोगों को क्या है कि राजा की बात माननी पड़ती है। इसलिए पहले तो ये है कि जो हमारे गुरुजी हमें सलाह देते हैं या जो भी हमें बताते हैं, हमें उसका पूरे ये तन मन धन से हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि गुरु की शिक्षा कभी भी जाया नहीं जाती है। तो ये थी हमारी कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।